नमस्ते। तो कल हमने जो है टॉपिक जो बताया था उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज देखते हैं क्या करते हैं। आज है हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 84 है ये, और टॉपिक हमारा वही जो है बर्डन ऑफ प्रूफ का ही पोर्शन चल रहा है। तो बर्डन प्रूफ में एक इम्पॉर्टेंट इसका सेक्शन है 116 जहां ये क्वेश्चन विद्यमान हो कि जो बच्चा पैदा हुआ है एक स्त्री के शादी के बाद में, वो असली है या नकली है, मतलब लेजिटिमेट है, वैध है या अवैध है। शुद्ध हिंदी में समझे, वैध है या अवैध है। तो यदि शादी कायम रहती है और 280 दिन के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, शादी होने के 280 दिन के अंदर, तो ये माना जाएगा कि वो औरस बच्चा है, अर्थात धर्मज पुत्र है, मतलब लीगल है। अगर 280 दिन से कम दिन में पैदा होता है और पूर्ण बच्चा होता है, तो मतलब 280 दिन की एक लिमिट इन्होंने की। अगर इस दौरान में कोई बच्चा पैदा हो जाता तो उसको जेन्युइन माना जाता है। ये इस बात की कहती है, यह the fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days 280 दिन 280 days after this dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। कहने का मारूजा यह है, यदि शादी हुई है या आदमी का तलाक भी हो जाता है, तो तलाक होने के बाद अगर 280 दिन के अंदर कोई बच्चा मान है तो ये माना जाएगा कि पहले पति का। ये सीधी सी बात, ये इसका कहने का जो सेक्शन तो यही कह रहा है। अगर वो शादी नहीं करी है, 280 दिन में बच्चा पैदा होता है, तो ये माना जाएगा उसका है। और इसको इतना ही समझो, इस सेक्शन को इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सिविल टाइप के क्वेश्चन है और बहुत कम, हाँ कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आजकल की भी डीएनए टेस्ट वगैरह की सहूलियतें हैं। उस समय जब ये प्रोविजंस आए थे, उस समय शायद डीएनए वगैरह प्रोफाइल वगैरह इतनी ज्यादा डेवलप साइंस नहीं थी। तब उन्होंने ये माना था कि 9 या 27 9 मंथ का पीरियड मान गए। ये माना था कि 270-80 दिन में, कभी कभी 10-5 दिन ऊपर नीचे हो जाते, अगर ऐसा है तो ये मान के चला गया था कि 280 दिन में अगर शादी के बच्चा होता तो ये लीगल वैलिड वाइफ में कहलाता है। इसमें कई बार ऐसी भी होता है कि इसमें असस, पति पत्नी के बीच असस, मान लो एक आदमी दुबई में रहता है, शादी करी, दुबई चला गया, और दुबई जाने के उसके साल भर बाद या 1.5 साल बाद बच्चा होता है, या तो जो वो दुबई गया है यहाँ से उसके 280 दिन में हो जाता तो माना जाता है कि ठीक है भाई हो गया होगा। लेकिन यदि 280 दिन नहीं होते और वो दुबई चला जाता है और 2 साल बाद उसके बालक होता है, तो उसकी असस नहीं है, तो फिर ये माना जाएगा कि ये जो सन है ये धर्मज नहीं है, मतलब लेजिटिमेट नहीं है, औरस नहीं है। तो दिस इज द प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय दिस सेक्शन। इसका मतलब, इसका सिर्फ यही डिसाइड करने के लिए है कि ये जेन्युइन, इसको कंक्लूसिव प्रूफ डिसाइड किया है इन्होंने
कि जो 280 दिन में पैदा हो जाता है शादी के कायम रहते हुए, तो ये माना जाएगा ये जेन्युइन बच्चा है। आगे चलते हैं। अब सेक्शन है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन। यदि कोई स्त्री अपनी शादी के 7 साल के अंदर आत्महत्या कर लेती है, तो ये माना जाता है कि भाई उससे जो आत्महत्या की है, अगर ये सिद्ध कर दिया जाता है कि जो है उसे परेशान किया गया होगा, दहेज के लिए प्रोवोक किया होगा, दहेज मांगा गया होगा, या उसके साथ क्रूरटी की गई होगी, अगर ये बातें कि क्रूरटी, दहेज की डिमांड थी 7 साल के दौरान में, वो आत्महत्या करती है, तो ये माना जाएगा कि ये जो है अबैटमेंट जो है ये सिर्फ जो है दहेज के लिए ही किया गया था, और इसी कारण से उसने उस क्रूरता के कारण ही उसने जो है आत्महत्या की है, तो इसको कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। अब इसमें मुलजिम को ये जिम्मेदारी आती है कि वो ये सिद्ध करे कि दहेज की डिमांड नहीं थी, दहेज की डिमांड नहीं थी, तो दहेज की डिमांड ना होने का सबूत जो है मुलजिम को देना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुलजिम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्यूज के ऊपर हो जाएगा, नहीं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी। कोर्ट इतना प्रिज्यूम करेगी तो कोर्ट जो है ये प्रिज्यूम करती है कि भाई इसको परेशान किया होगा और इसी से तंग आकर इन्हें सुसाइड किया है। तो ये जो है प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सुसाइड है, सेक्शन 117। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिजम्पशन के बारे में। इसी के आगे फिर एक छोटी सी और बात आती है जिसको भी आपको समझने जरूरी है। 119 सेक्शन आता है, सॉरी 118 आता है, प्रिजम्पशन रिगार्डिंग, ये तो था सुसाइड का। अब प्रिजम्पशन रिगार्डिंग डाउरी डेथ। When a question is whether a person has committed the dowry debt of a woman and it is shown that soon before her death such woman had committed had been subjected by any such persons to cruelty or harassment or in connection with any demand of dowry, the court shall presume that such persons had caused the dowry debt. This is a very important section. In case of a death of a lady within 7 years of her marriage, यदि कोई औरत अपनी शादी के 7 साल के अंतर्गत, वो तो था आत्महत्या पहले वाला सेक्शन, ये है मौत कर लेती है अगर मर जाती है, लेकिन वो जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है। वो डेथ जो है नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि वो डेथ जो है अननेचुरल डेथ है। तो ऐसी मौत में, और उसके माँ बाप ये आरोप लगाते हैं कि इस दौरान में मृत्यु से पहले यहां पर दहेज की डिमांड करते थे इसके ससुराल वाले, तो ये माना जाएगा कि ऐसी मौत दहेज हत्या कहलाती है। इसके लिए एक बात, किसी प्रिजम्पशन को ड्रॉ करने से पहले न्यायालय को ये सोचना पड़ता है
क्या वो इंपॉर्टेंट है? इसमें देखिए, अगर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ड लिखा सून बिफोर डेथ। सून बिफोर अ डेथ देयर वाज ए क्रुएल्टी। उसके बाद लिखा सच वुमेन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन्स टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि प्रोसिक्यूशन ये बयान लेकर आता है कि दहेज इस औरत जो अपनी ससुराल में अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में मौत हुई है, तो सर्कमस्टांसेस क्यों नहीं, अननेचुरल मौत होनी चाहिए जो शक का आधार का शक पैदा करती है कि मारा गया उसको। अननेचुरल होनी चाहिए और उससे महीने 15 दिन पहले या पीछे से ही काफी दिन पहले से ही कंटिन्यूस डिमांड ऑफ डाउरी चली आ रही हो, लेकिन वो उसकी मृत्यु से सून बिफोर डेथ भी कंटिन्यू होनी चाहिए। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी कहता जी 2 साल पहले ये दहेज की डिमांड करते थे, इससे मेरी लड़की परेशान थी। नहीं, वो अगर कंटिन्यू है तो मौत से पहले तक कंटिन्यू रहनी चाहिए, अर्थात जब वो मृत्यु हुई है तो उससे पहले भी वो डिमांड बाकायदा चली आ रही थी, और वो डिमांड जो पहले 2 साल पहले करी थी वो भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तक अर्थात मौत के निकटतम टाइम तक भी वो लोग दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। तो ये सेक्शन सिद्ध हो जाएगा। अब इतनी बात हमें सिद्ध करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को कि जी देयर वाज ए डिमांड ऑफ डाउरी soon before a done. It means the prosecution has to establish that there is a correlation between the demand of dowry and death of a lady. अगर ये सिद्ध कर दिया तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले लेगा, न्यायालय ये प्रिज्यूम कर लेगा कि हां ये जो मौत हुई है ये वास्तव में दहेज हत्या थी। तो अब क्या है, अगर पुलिस ने इतना सिद्ध कर दिया तो अब आप ये समझ लो फिर मुलजिम के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि भाई आप बताओ, आपके घर में थी और दहेज नहीं मांगा तो मरी कैसे। फिर मुलजिम यदि कोई कॉग्निजेंट सबूत दे देता है कि नहीं जी ये कारण था, इसका बच्चा नहीं होता था, या ये हाइपर थी, या जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती थी, हम इसलिए इसने अपना जो है मरी है ये, या इसने अपने आप को मारा है। अगर आप ये सिद्ध नहीं, आप अपने बर्डन प्रूफ में ही नहीं करवाए, तो फिर ये प्रिजम्पशन के आधार पर आपको सजा हो सकती है। इसलिए अपना डिफेंस ऐसे केसेस में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और बहुत सीरियस केसेस हैं, आजीवन कारावास तक की सजा हो जाती है इन केसेस में। इससे ऊपर वाला जो केस है वो भी बहुत दहेज ऊपर 306 वाला, वो भी काफी सीरियस केस था, और ये भी काफी सीरियस केस है। ये जो बात चल रही है अभी तक, जो केस चल रहे हैं ये प्रिजम्पशन के ऊपर चल रहे हैं। ये जो बर्डन के भार वाले जो है, बर्डन के भार में किन बारे में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकेगी, तो ये उपधारणाओं के विषय में है ना, इसका सेक्शन का नाम भी है 118 प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। तो प्रिजम्पशन की बात करता है, डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन की बात करता है। डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन की बात करता है ये सेक्शन। तो चलिए, ये सेक्शन तो 2 हमने आपको आज 3 बताए। सबसे पहले तो हमने बताया आपको 111 नहीं 116, और फिर आपको बताया 117, और अब बताया 118। अब आइए 119 पे। कोर्ट में प्रिज्यूम एक्सिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ अन्य फैक्ट्स जिनके बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकता है,
जिनके बारे में भी न्यायालय उद्धारणा कर सकता है। वो क्या है साहब? कुछ केसेस हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो इसमें लिखे हुए हैं, एक्ट में लिखे हुए, इसमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसी को हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, जैसे चुराया हुआ माल है, कोई चोरी हुई और चोरी के तुरंत बाद कोई माल किसी व्यक्ति विशेष से बरामद हो जाता है। यदि वो ये नहीं बताता कि उसके पास इस माल का कब्जा आया कैसे, भाई माल तेरा नहीं, माल दूसरे का है और तेरे पास नहीं आया, तो कोर्ट ये उद्धारणा कर सके कि या तो तू चोर है भाई, या तुझे ये पता था कि चोरी का सामान है, तूने जानबूझ के चोरी का सामान खरीदा है। सेक्शन क्या है? सेक्शन 19, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट्स व्हिच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्ड being had to the common course of natural events, human conduct and public and private business in their relations to the fact of the particular case. न्यायालय से किसी तथ्य का अस्तित्व उद्धारित कर सकेगा जिसका घटित होना उन विशिष्ट मामलों के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण या लोक या प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम में को ध्यान में रखते हुए संभव है। तो चार बातें कह रहा है साहब। इनफैक्ट प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, मानवीय आचरण के बारे में, तो मानवीय आचरण है, चोरी वाला मानवीय आचरण का दे दिया। लोक और प्राइवेट, सरकारी कारोबार चलता है, जैसे डाकखाने में आपने लेटर डाला, डाकखाने का लेटर चला गया, लेटर आपने डाल दिया, डाकखाने का रसीद आपके पास आई, लेटर आपके पास में रजिस्टर्ड है और उसके बाद आपके पास वापस नहीं आता, तो ये माना जाएगा कि वो डिले हो गया, जब तक कि ये बात ना दिखा दी जाए कि उस इलाके में बाढ़ आई थी, सारे मकान टूट गए थे, इस वजह से ये दुर्घटना हो गई, पत्र नहीं पहुंचा, पत्र बह गया पानी में। अगर ऐसा नहीं है और सब मामला बिल्कुल ठीक ठाक रहा है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि लेटर जो चला है, तो क्योंकि सरकारी कर्मचारी का तो है, न्यायालय में जितने काम होते हैं, ये माना चला जाएगा कि सामान्य अनुक्रम के वो है, तो इनकी एंट्री जो है बिल्कुल सही होती है। इस तरीके से और भी इन्होंने बताया, इसमें एक बताया कभी कभी दो मुलजिम होते हैं, जिसे कहते हैं एकोम्प्लिस। इसकी दो डेफिनेशन है, यहां भी दी जाएगी और एक डेफिनेशन आगे चलेंगे तो आगे भी आएगी। यहां ये कहता है अकम्प्लिस का मतलब ये होता है कि जब किसी अपराध को मिलकर दो अपराधी किसी अपराध को मिलकर करते हैं, तो वो एक दूसरे के अपराध में सहयोगी कहलाते हैं। तो पहले हम ये समझे सह अपराधी, अर्थात किसी अपराध को करने वाले दो व्यक्ति। अब यहां क्या है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर जो सेक्शन क्या क्या है, ये कहता है कि सह अपराधी विश्वास के अयोग्य है, जो को एक्यूज है ये विश्वास के अयोग्य है। लेकिन अभी आगे एक सेक्शन आएगा, जब मैं आगे पढ़ाना चलता हूं तो उसे भी ध्यान रखना। वो ये कहता है कि एक आदमी, एक मुलजिम दूसरे मुलजिम के खिलाफ एक अच्छा गवाह हो सकता है, ये बेस्ट विटनेस हो सकता है। ये कहता है अलग बात, वो कहता है अलग बात, लेकिन बात कहने का तरीका बदला हुआ, लेकिन कह दोनों एक बात रहे। ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना यह है, एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. इनका सिर्फ कहना यह है कि एन accomplice is unworthy of credit unless the corroborated in material particulars. अगर जो ये एक्यूज है, को एक्यूज है, इसकी एविडेंस को जो ये कह रहा है कि भाई मैंने और इसने मिलकर अपराध किया है, तो उसकी जो कोरोबरेशन है, अर्थात कोई एक आध साक्ष्य
फाइल पे ऐसा भी ले लिया जाए ताकि सजा को मजबूत कर सके। कहने का मारूजा सिर्फ ये है। लेकिन अगला सेक्शन जब आएगा तो वो कहेंगे, वो बताएगा आपको कि जो है अकम्प्लिस जो है, मैंने लिखा है, बता सकता हूं, निकाल के देखो, अभी देखता हूं। नहीं, अभी उस टॉपिक पर तक पहुंचा नहीं हूं, मुझे लग रहा था, लेकिन शायद मैंने पढ़ा है उसको। उसमें अकम्प्लिस के बारे में ये लिखा है कि भाई नहीं, अकम्प्लिस अच्छा गवाह होता है। लेकिन यहां ये कह रहा है कि भाई को एक्यूज की टेस्टिमोनी विदाउट कॉरोबरेशन वैल्यू नहीं रखती। अब आगे कहता है, न्यायालय के जो कार्य हैं वो नियमित रूप से चलते हैं। जैसे कोर्ट है, रोज खुलती है, तो उनके अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नियमित होती हैं। उनके अंदर कोई गबला घालमेल नहीं किया जाता, उसमें कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं होती। तो इस बात को कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकती है। विशिष्ट मामलों में कारोबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया जाता है। अर्थात जैसे कोई लेजर बुक या लॉग बुक गाड़ियों की जो की जाती है वो सामान्य अनुक्रम में उन्हें मेंटेन किया जाता, तो उनकी जो गरिमा को कायम रखा जाएगा। उनके अंदर जो लिखा वो सामान्य अनुक्रम में एक के बाद एक लिखी जाती है। तो हमारे लिए इसमें ये 4-5 ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट थे, तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की। यही थे, आगे और थोड़ा सा कर देते हैं। एक 120 सेक्शन, इस टॉपिक को जो प्रिजम्पशन का है, प्रिजम्पशन में अधिकतर चोरी के मामले में प्रिजम्पशन होता है। अकम्प्लिस के बहुत कम मामले आते हैं, सामान्य अनुक्रम के मामले सिविल में आते हैं। और न्यायिक कार्य के बारे में तो माना ही जाता है कि न्यायिक कार्य बिल्कुल ठीक तरीके से चलते होंगे। और ये सिविल केस का है, ए थिंग और स्टेज ऑफ थिंग्स विच हैज बीन शोन इन द एक्सिस्टेंस, या ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोर्स, वाज एक्सेप्टेड और एंडोर्स फॉर गुड कंसिडरेशन। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह है, अगर उस पर किसी ने एंडोर्समेंट कर दिया तो इसका मतलब पैसा प्राप्त कर लिया। भाई साहब, बिना पैसा प्राप्त करे कोई भी उस पर एंडोर्स नहीं करता। तो इस तरीके के सिविल, कुछ ये सिविल के और क्रिमिनल के, क्योंकि हम में तो दोनों ही पढ़ने, तो ऐसी चीजों के बारे में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। लेकिन चोरी वाले केस के बारे में काफी हद तक ऐसा आता है, और डाक खाने में जो डाक डाली जाती है उसका भी ऐसी आता है। अब सेक्शन 120 को और देख लें। बलात्कार के केसेस आजकल बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर कोई लड़की कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि बलात्कार हुआ है। ये माना जाएगा कि बलात्कार हुआ जब तक कि मुलजिम ये सिद्ध ना करते कि बलात्कार नहीं हुआ बल्कि लड़की कंसेंटिंग पार्टी थी। तो कंसेंटिंग पार्टी प्रूफ करने का जिम्मेदारी मुलजिम के ऊपर है। जैसे वो लव लेटर शो कर दे, वो लड़की का मैसेज शो कर दे कि वो कह रही है आ जाओ, चलो आज मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, कमरे में रहूंगी। तो इस तरीके की बातें अगर वो करती है, रिकॉर्ड होती है आपके पास में, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बात करती है, कमरे में चलने के लिए कहती है आपसे, तब तो आप वो कंसेंटिंग पार्टी है। अदरवाइज ये माना जाएगा कि वो कंसेंटिंग पार्टी नहीं है, बल्कि आपने उसे लालच प्रलोभन देकर वो किया। तो अगर, तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आए आपके क्या है, क्या कहना चाहता है। Section 120, presumption as to absence of consent in certain prosecutions for rape. In prosecution for rape under Section 2 of Section 64 of the Bharatiya Nyaya Samhita, the rape is defined in Section 64 of Bharatiya Nyaya Samhita, where sexual intercourse by the accused is proved, and the question is whether it was without the consent of a woman alleged to have been raped, and such woman abets inner evidence before the court that she
sorry, such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent. If she say in court that she was not a consenting party, then it is the duty of the accused to prove that she was a consenting party after producing his love letters, his WhatsApp chat, and payment of hotels made by the lady. So these are the important factors which are differ from case to case. But when she refused his consent in the court, then it is the duty of accused to prove that she was a consenting party for sex. तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप ये शो करें कि वो कंसेंटिंग पार्टी थी, अदरवाइज तैयार रहें सजा के लिए. लेकिन एक बात और देखें, ये तो कंसेंटिंग पार्टी का मैटर वहां जहां कि लड़की मेजर हो. यहां लड़की की उम्र 16 साल से कम है और आजकल 18 साल से कम है, तो ये माना जाएगा कि उसके उसने कहा भी है कि मेरे साथ मैं चल रही हूं तेरे साथ, सब कुछ कराने को तैयार भी है, सब बात के लिए रेडी है वो, आप दोनों मर्जी से करते भी हो, तो भी उसकी मर्जी मर्जी नहीं मानी जाती यदि वो 18 साल से नीचे है तो इसलिए वो कंसेंट में नाबालिग कहलाएगी. पॉक्सो अलग लगेगा, ये अलग लगेगा. नाबालिग लड़की से शादी भी ना जाए तब भी पॉक्सो लगेगा, भले ही तुम्हारे माता पिता ने कर दी हो शादी. और भी वो लगेगा ग्रेवर पॉक्सो. पॉक्सो दो प्रकार का है, नॉर्मल पॉक्सो एक्ट, नॉर्मल सेक्शन उसके, और ग्रेविटी वाले. तो इसमें अगर पति है तो और ग्रेवर हो गया. नाबालिग लड़की से अब शादी भी गुनाह है, तो इसको आप प्रिजम्पशन को याद रखें. यदि वो कहती है कि सहमति नहीं है तो समझो सहमति नहीं है. आपकी जिम्मेदारी है कोर्ट में सिद्ध करने की कि शी वाज ए कंसेंटिंग पार्टी फॉर सेक्स. इसलिए बच के रहो, करियर भी नुकसान करने वाली चीजें हैं सब. जिस समय पढ़ाई का टाइम होता है उस समय पढ़ाई पर तवज्जो दे. लक्ष्मी के बिगर कुछ नहीं है, और लक्ष्मी तभी आएगी जब पढ़ोगे लिखोगे और काम करोगे, आगे बढ़ोगे. तो आज के लिए नमस्ते कर लेते हैं हम आपसे. कोशिश करो, पढ़ो, समझो. नमस्कार. लेक्चर हैं बने बनाए मिल रहे हैं भाई साहब आपको. जय हिंद.